हेलो सर, वेलकम टू द शो। एंड आज हम बात करना चाह रहे हैं कि अभी रिसेंटली कल ही गणेश विसर्जन के टाइम पे पथराव हुआ कई जगहों पर, वडोदरा में, मंजूसर में और ये अ, सेलम्बा में भी पथराव हुआ। तो ये क्यों जब भी कोई हिंदू त्योहार होता है और उसके ऊपर कोई प्रोसेशन निकल रहा होता है तो पथराव होने की घटनाएं क्यों सामने आती हैं? यह एक चिंता का विषय है क्योंकि एक पैटर्न बन गई है पिछले कुछ समय से, बल्कि काफ़ी लंबे समय से, और सिर्फ यहाँ पे नहीं और भी जगहों पर कि जब भी आपका कोई हिंदू प्रोसेशन निकलता है, तब अगर इस शहर में इस साल हुआ, दूसरे गांव में दूसरे साल हुआ, किसी शहर में उसके बाद के वर्ष हुआ, लेकिन कभी भी प्रोसेशंस शांति से नहीं निकल पाते हैं। पूरे गुजरात में कोई ना कोई कम्युनल इंसिडेंट हमें देखने को मिलता ही है। तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि अगर आप पूरी पैटर्न देखें तो रामनवमी में वडोदरा में इस अप्रैल में ये हुआ, और कल सेलम्बा में हुआ। प्रोसेशन था बजरंग दल का, जिसमें राम भक्त लोग राम के नाम के नारे लगा रहे थे। गणेश विसर्जन में मंजूसर में हुआ डे बिफोर यस्टरडे। फिर ठासरा में शिव जी की सवारी श्रावण के महीने के अंतिम दिन पे निकली, ये वो इसी महीने हुआ, तो वहाँ पे भी पथराव हुए। बड़े बड़े पत्थर थे, मदरसा पर से पत्थर गिरे, और एक चप्पल का पूरा रोड पे पूरी चप्पलें हिंदू पिलग्रिम्स की, डिवोटीज की आप देख सकते थे, क्योंकि वो लोगों को भागना पड़ा। पत्थर पत्थर मारा जो हुआ मदरसा पर से ठासरा में। तो ये भी इसी महीने का है, तो आप देख लीजिए मंजूसर, सेलम्बा और ठासरा ये तो इसी महीने के हो गए। मार्च में इस वर्ष रामनवमी के प्रसंग पे वडोदरा में पथराव की घटना हुई। पिछले साल दिवाली का जो हिंदुओं का त्यौहार था, उसमें पेट्रोल बम भी फेंके गए पुलिस पर। ये पिछले साल की दिवाली की बात है, अगेन हिंदुओं का एक सबसे बड़ा त्यौहार। और इसके साथ आप देखें, लास्ट ईयर गणेश उत्सव वडोदरा, उसमें भी पथराव हुआ था। और लास्ट ईयर रामनवमी पर जो प्रोसेशन निकला, उसमें हिम्मत नगर में बहुत ज़्यादा पथराव हुए थे, पेट्रोल बम भी झीके गए थे, और एक माइग्रेशन भी हो गया था, लोगों को वहाँ से भागना पड़ा था। जो हिंदू लोग हैं, जो मुसलमान एरिया के नज़दीक में रहते थे, उनको अपना एरिया भी छोड़ना पड़ा था। तो इतने इंसिडेंट तो मैंने आपको ऊपरी-ऊपरी तौर पे ही गिना दिए। अगर हम और डेप्थ में जाएँ, सर्च करें, तो और भी काफ़ी सारे इंसिडेंट मिल जाएँगे। लेकिन ये बड़े-बड़े तौर पे तो इतने इंसिडेंट्स हैं। और आप देखिए कि ये सारे हिंदू प्रोसेशंस हैं, धार्मिक प्रोसेशंस हैं, जिन पे पथराव हुआ या पेट्रोल बम फेंके गए या हमला हुआ। लेकिन जितने भी मुस्लिम प्रोसेशंस हैं, वो सारे पीसफुली निकलते हैं। और हिंदू प्रोसेशंस जब निकलते हैं, तब ये एक दहशत बनी रहती है। और सवाल तो ये होता है कि यहाँ पे 27 साल से ज़्यादा हो गए भाजपा का शासन है, यानी कि राइट विंग पार्टी का शासन हम कह सकते हैं, जिनका कमिटमेंट जो बताते हैं कि हमारा हिंदुत्व के प्रति कमिटमेंट है। तो आप जरा सोचिए कि अगर यहाँ पे ये होता है, जिसको हिंदुत्व की लेबोरेटरी ये लेफ्ट और सोशलिस्ट लोग कहते हैं, कांग्रेस के लोग भी, वहाँ पे अगर ये हाल है कि इतने सारे पथराव हिंदू धार्मिक प्रोसेशंस पे होते हैं, बम झींके जाते हैं, लोग घायल भी हैं, और कभी-कभी मौत के भी समाचार आते हैं। तो केरल, बंगाल, ये सब राज्यों में तो क्या ही परिस्थिति होगी। आप वहाँ कितने दहशत में हिंदू अपने त्योहार मनाते होंगे, ये सिर्फ एक सोचने की बात है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये पथराव करने के पीछे का कारण क्या है? एक प्रोसेशन है, वो आया है सड़क पे, वो चला जाएगा, पर उसके ऊपर पत्थरमारी करने का कारण क्या हो सकता है? व्हाट इज़ द साइकी बिहाइंड दिस? तो साइकी अगर आप देखें, तो पत्थरबारी के लिए सबसे जाना-माना विश्व में पैलेस्टाइन है। इज़राइल और पैलेस्टाइन हम जानते हैं क्या विवाद है, और पैलेस्टाइन के जो बच्चे भी हैं, इवन मुस्लिम बच्चे, वो भी पत्थरमारी करते हैं, और उसके आपको सैकड़ों फ़ोटोग्राफ, बल्कि हज़ारों फ़ोटोग्राफ ऑनलाइन मिल जाएँगे। कश्मीर में भी आपने पथराव होता हुआ देखा होगा कई-कई बार। और अभी तो ख़ैर वो बंद हुआ है, और ये सरकार की स्किल है, सरकार का अचीवमेंट है। और वहाँ की प्रजा भी शांति इच्छती हो, ऐसा अब लग रहा है आफ्टर 370 की कलम गई उसके बाद। तो यहाँ पे भी आप देखिए कि जब मुस्लिम इलाकों में से ये प्रोसेशंस जाते हैं,
तब पथराव होते हैं। तो इसमें आप कॉमन फैक्टर अगर निकाल दें तो आपको ये दिलचस्प बात मालूम पड़ेगी कि एक कम्युनिटी के साथ ये पथराव जुड़े हुए हैं, क्योंकि जापान में आपको कहीं भी पथराव के इंसिडेंट नहीं मिलेंगे, सिंगापुर में नहीं मिलेंगे, विश्व की कई सारी कंट्रीज़ में नहीं मिलेंगे। लेकिन फिर जब आप इन कंट्रीज़ में और उनमें भी पर्टिकुलर एरियाज़ में आए और वहाँ की डेमोग्राफी देखें, तो वहाँ पे ये पथराव के इंसिडेंट्स होते हैं। और एक विकिपीडिया का पेज है पैलेस्टाइन का जो स्टोन थ्रोइंग है, उसके ऊपर विकिपीडिया का एक डेडिकेटेड पेज है और उसमें विकिपीडिया ने साइटेशन दिया है मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी मॉरल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम प्रोफेटिक ट्रेडिशन फ्रॉम अल अरब अल मुफरद। ये एक बुक है 2003 की, उसके 93 वा पेज जो है उसमें ये कोट किया है विकिपीडिया के स्टोन थ्रोइंग का के बारे में पेज है पैलेस्टाइन का। और वो पेज में काफ़ी सारे पैराग्राफ्स में काफ़ी सारी बातें बताई गई है साइटेशन के साथ कि स्टोन थ्रोइंग की जो मेंटालिटी है वो कहाँ से आई है और उसके कल्चरल रूट्स क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसके कल्चरल रूट्स भी क्या है। तो उसमें एक बात ये उस पेज पे लिखी है, ये साइटेशन तो मैंने आगे बताया कि पेज 93 2003 के बुक, और उसमें विकिपीडिया ने मेंशन किया कि अकॉर्डिंग टू वन हदीथ और saying ascribed to Muhammad by Abdullah B. Mughaffal al-Muzani, the Prophet of Islam proscribed stone throwing, saying, "It neither stops a game nor inflicts injury on an enemy, but rather puts out the eye and breaks the teeth." यानी ये ज़्यादा ईजा भी नहीं करता, इंजरी भी नहीं पहुंचाता ये, और गेम को स्टॉप भी नहीं करता, और सिर्फ आँख पे नुकसान पहुंचाता है, आँख बाहर निकालता है या दांत तोड़ता है। इस तरह की बात हदीस को कोट करके विकिपीडिया के इस पेज में है, उसका साइटेशन है। तो आप उसमें अगेन डेविड वर्सेस गोलियाथ, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें पत्थर से उसका सामना किया था। जो माइटी ताकत थी उसका एक आम आदमी ने पत्थर से मुकाबला किया था, तो उसका भी उसमें जिक्र है। और ऐसे कई सारे कल्चरल रूट्स जो है ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल और हिस्टोरिकल, वो सारा लिस्टिंग पैलेस्टाइन के स्टोन थ्रोइंग वाला जो पेज है उसमें डिटेल में विकिपीडिया ने किया है। तो मैं आपको अगर इस सवाल का ज़्यादा जवाब जानने की उत्कंठा है तो एडवाइस करूँगा कि वो पेज आप रिफ़र कर लें, तो शायद आपको इसके कल्चरल कंटूर्स या कन्वेंशनल कंटूर्स डिटेल में जानने को मिलेंगे। पैराग्राफ्स भर के हैं। अब सर जैसे हमने देखा कि गुजरात में कई जगहों पर ये घटना घटी पथराव की, पर गुजरात में ही ऐसी जगह पे भी ऐसे प्रोसेशंस भी निकले, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद की रथ यात्रा जहां कोई घटना नहीं हुई और वो पीसफुली निकल जाती है और कौमी एकता का प्रदर्शन भी दिखता है उस यात्रा में, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये वेलकम है कौमी एकता, और हमें साथ ही में शांति से रहना चाहिए, ये तो बिल्कुल तय बात है। लेकिन ये किस कॉस्ट पे होता है? मतलब अगर अहमदाबाद की रथ यात्रा का आप एग्जांपल दे रहे हैं, तो अहमदाबाद में अगर रथ यात्रा निकालनी है तो 26,000 सिक्योरिटी पर्सनल तैनात करने पड़ते हैं। कितने? 26,000, ठीक है। और आफ्टर वो दरियापुर का जो वो दरवाजा है जहाँ से मुस्लिम एरिया शुरू होता है, तो वहाँ से सारी ट्रक्स कर्टेल कर दी जाती है रथ यात्रा प्रोसेशन में। काफ़ी सारी ट्रक्स कर्टेल कर दी जाती है, सारी तो नहीं, प्रसाद की कुछ ट्रक्स रहती है। इसके सिवा जो अखाड़े होते हैं वो भी कर्टेल कर देने पड़ते हैं कि भाई अब ये इलाके में ये सब नहीं जाएगा। फिर बड़े-बड़े लाउड स्पीकर चलाने पड़ते हैं कि जिससे कोई प्रोवोकेशन वाला कोई नारा ना सुनाई दे। इसके सिवा 1 महीने पहले से पुलिस तैयारी करती है, तो मुस्लिम इलाकों में जाके पीस की मीटिंग भरनी पड़ती है। हमारे जगन्नाथ मंदिर के महंत है दिलीप दास जी, वो क्रिकेट खेलते हैं मुस्लिम लड़कों के साथ, क्योंकि वो कौमी भाईचारा के लिए क्रिकेट का भी आयोजन पुलिस करती है। शांति समिति की महिलाओं की मीटिंग का आयोजन करती है। फ्लैग मार्च होती है रैपिड एक्शन फोर्स की, जो भी पैरामिलिट्री फोर्स है, पुलिस की फ्लैग मार्च होती है सारे व्हीकल्स के साथ। इसके सिवा डिनर के प्रोग्राम्स होते हैं पुलिस और शांति समिति के जरिए मुस्लिम एरिया में। तो 1 डेढ़ महीने तक ये पूरी मशक्कत करो, उसके बाद 26,000 पुलिसमैन और पैरामिलिट्री तैनात करो,
और उसके बाद रथ यात्रा शांति से निकलती है। तो ये नेचुरली होना चाहिए ना, जैसे कल बिल्कुल। वडोदरा में गणेश उत्सव वडोदरा सिटी में शांति से निकला, लेकिन कितना सारा पुलिस फोर्स, अरे भाई अहमदाबाद की रथ यात्रा में तो इस बार एंटी ड्रोन गन भी तैनात की थी, और वो क्या बोलते हैं उसको, पूरा सैटेलाइट से उसका मैपिंग भी किया गया था, 3D मैपिंग किया गया था, यानी ड्रोन से निगरानी भी की जाती है, लाइव कंट्रोल रूम्स खड़े करने पड़ते, तो ये सारी मशक्कत के बाद पीसफुली ये रथ यात्रा निकलती है। और इसके सामने अब आप देखिए कि ईद का मुहर्रम का फंक्शन है, तो उसमें 26,000 पैरामिलिट्री पुलिस फोर्स तैनात नहीं करने पड़ते, उसमें 1 डेढ़ महीने पहले शांति समिति की मीटिंग्स नहीं करनी पड़ती, क्रिकेट मैच खेलना या डिनर आयोजित करना या महिलाओं की मीटिंग करनी या एंटी ड्रोन गन तैनात करनी या ड्रोन उड़ाने उससे निगरानी करनी या डिजिटल मैपिंग करना, ये सब उसमें नहीं होता जब ईद के फंक्शन होते हैं, मुहर्रम के फंक्शन होते हैं। पिछले 2 दिनों में 2 प्रोसेशन निकले अहमदाबाद में, मुहर्रम का प्रोसेशन निकलता है, तो ये तो सब पीसफुली निकलते हैं। कभी भी इनमें पथराव की घटना हमें सुनाई नहीं देती, रेयर होगा शायद, कभी होता होगा, लेकिन हमें नहीं सुनाई देती है। तो नेचुरली कोई अगर ये रथ यात्रा ये सारे इंतजाम के बिना नेचुरली ही निकल के वापस आए मंदिर में, पूरा दिन घूम के, तो हम मान सकते हैं कि हाँ, ये कौमी भाईचारा या ये शांति से प्रोसेशन निकला, पर इसमें तो काफ़ी एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, तब ये शांति से निकलता है। तो और ये भी सर, एक गौर करने की बात है। हाँ सर, एक ये भी है कि कुछ लोग जो कि इन तत्वों को बढ़ावा देना चाहते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम, वो ये कहते हैं कि प्रोसेशन निकालते हैं इसीलिए माइनॉरिटी प्रोवोक होती है। तो प्रोसेशन से माइनॉरिटी का कोई संबंध नहीं है, तो वो प्रोवोक क्यों होगी? प्रोसेशन तो एक कम्युनिटी का है, वो निकल जाएगा आगे, और वो एक केवल सड़क पे से जा रहा है, और उसमें ऐसा क्या प्रोवोकमेंट है जो ये अलेज किया जाता है? नहीं, ये जब पिछले साल ये कम्युनल अटैक हुआ था जब हिंदू प्रोसेशन पे, तब कांग्रेस के तत्कालीन प्रमुख जगदीश ठाकुर ने भी ये कहा था कि इशारों-इशारों में कहा था कि ये स्लोगन्स ऐसे प्रोवोक करने वाले बुलाओगे और ये सब करोगे, फिर तो पत्थर पड़ेंगे जब मुस्लिम एरिया में से निकल रहे हो तो। तो ये एक हमेशा ये एक आर्गुमेंट किया जाता है कि जो हिंदूज़ जो प्रोसेशन में निकलते हैं वो प्रोवोक करते हैं मुस्लिम्स को और फिर मुस्लिम्स पथराव करते हैं। लेकिन अब आप बताइए कि अगर जय श्री राम बोलते हैं तो ये प्रोवोकेशन कैसा हुआ? ये तो एक भगवान का नाम ले रहे हैं। अगर सैफ्रॉन झंडे ऊँचे कर रहे हैं और हिला रहे हैं, तो अब उसमें प्रोवोकेशन कैसा हुआ? रास्ता इट्स अ पब्लिक रोड, वहाँ से वो लोग अपने झंडे ऊँचे करके चल रहे हैं, नारे बुला रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, अगर भक्ति के या धार्मिक गाने बजा रहे हैं, तो ये प्रोवोकेशन इसमें कैसे हुआ? दूसरी बिल्कुल। बात ये भी है कि 5 बार दिन में जो अज़ान पढ़ी जाती है और अज़ान पढ़ी जाए उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो लाउड स्पीकर के साथ पढ़ी जाती है अज़ान और दिन में 5 बार होती है और काफ़ी सारे हिंदूज़ रहते हैं जहाँ पे वो लाउड स्पीकर की आवाज़ जाती है और अर्ली मॉर्निंग में भी ये होता है। तो 5 बार तो लाउड स्पीकर से ये बोला जाता है कि सिर्फ़ अल्लाह ही एक ईश्वर है, अल्लाह इज़ द ओनली गॉड और उसके सिवा और कोई गॉड नहीं है। ये अज़ान में 5 बार लाउड स्पीकर से कहा जाता है। फिर भी सारे हिंदू लोग तो कभी भी कोई पथराव करते नहीं है, वो तो शांति से अपना काम निपटा सहन कर रहे हैं। कहीं कोई कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट में भी मुद्दत पड़ती है कि इसका कोई हल नहीं आता इस बारे में। कभी कोई सोनू निगम कंप्लेन कर देता है ये लाउड स्पीकर वाले वॉइस की, वो तो कहता है नॉइज़ की। तो उसके सामने सब पड़ जाते हैं, उसको धमकियाँ मिलने लगती है। तो तब तो कोई एजिटेटेड नहीं होता। 5 बार आप जब घर में उनके ये आवाज़ सुनाई देती है, तो कभी-कभार ये रिलीजियस प्रोसेशन निकला और वहाँ पे डीजे बज रहा है या गाने बज रहे हैं या नारे बज रहे हैं या सैफ्रॉन ध्वज ऊँचे हो रहे हैं, तो उसमें कोई ऑफेंड हो जाने की बात तो है नहीं किसी के लिए। तो मैं एक और दूसरी बात कि अगर आप पथराव को सिर्फ़ रिलीजियस प्रोसेशन और आप गिने कि ये जो प्रोवोक ये लोग कर रहे हैं इसलिए ये होता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो आप देखिए कि जुलाई में इस साल वडोदरा में हाफ पैंट पहन के कोई हिंदू टू व्हीलर पे जा रहे थे, तो मुस्लिम इलाके में उनको रोका गया कि भई आप हमारे इलाके में हाफ पैंट पहन के क्यों आए? और इसमें से पथराव शुरू हो गया। अब यहाँ तो कोई अ,
स्लोगन की या प्रोसेशन की भी बात नहीं थी। या फिर पिछले ही महीने का इंसिडेंट देवघर बारिया में स्लॉटर हाउस पर पुलिस ने रेड की, इलीगल स्लॉटर हाउस थी, काऊ गाय कट रही थी, जो इलीगल है यहाँ पे, लैंड ऑफ लॉ, लॉ ऑफ द लैंड। तो वहां पे भी पथराव हुआ, वहां पे तो कोई नारे या प्रोसेशन की बात नहीं थी। तो हर बात पे ये पत्थर उचकने की बात, ये समझ में नहीं आती कि ये हाँ, ये कल्चरल रूट्स की मैंने जो आगे आपको बात की, जो विकिपीडिया पेज आपको रिफर करने के लिए कहा, शायद वहीं पे ये रूट कॉज है, क्योंकि अदरवाइज समझ में नहीं आता कि हर बार हर चीज में ये पत्थर उचकने की बात कहाँ से आ जाती है। इवन इफ प्रोसेशन नहीं है, इवन इफ स्लोगन्स नहीं है, फिर भी जैसे कश्मीर में होता था तो कोई स्लोगन्स तो नहीं होते थे, वहां तो हिंदू ही श्रीनगर के लाल चौक में थे नहीं, फिर भी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के सामने, आर्म फोर्सेस के सामने पत्थर सालों साल तक पड़ते रहे। तो वहां पे भी कोई प्रोवोक करने की, स्लोगन की या शाउटिंग की या सेफ्रॉन झंडे दिखाने की कोई बात वहां पे भी नहीं थी, जय श्री राम बोलने की। तो देर इज समथिंग मोर, देर इज समथिंग बियॉन्ड जो ऑप्टिक्स में हमको दिखाई देता है, या जो कॉमन आर्ग्यूमेंट किए जाते हैं उसके ऊपर कुछ चीजें हैं ये पत्थर के साथ जुड़ी हुई। बिल्कुल सर, उसी पे मेरा सवाल है कि जैसे पिछले महीने ही ठासरा में पत्थरबाजी हुई, उसमें हमने देखा बहुत तस्वीरें बाहर आई जिसमें मस्जिद के मदरसे के ऊपर पत्थरों का ढगले लगे हुए थे। तो इसका मतलब तो ये एक तरह से प्लान्ड था, मतलब वो इकट्ठा करके रखा जाता है कि भैया ये पथराव करना है बाद में। तो ये प्लान्ड है पथराव, तो इसका इलाज, व्हाट इज द रेमेडी फॉर दिस, क्योंकि इसमें जान भी गई है कुछ लोगों की और चोट तो कितने ही लोगों को लगती है। तो एक तरह से होमिसाइड है, प्लान्ड होमिसाइड है ये। इसका इलाज क्या है? तो ये आपकी बात सही है कि मदरसे से पत्थर बहुत सारे पाए गए उसकी छत पे से, और उसके फोटोग्राफ वाइडली और वीडियो भी वाइडली मीडिया ने पब्लिश किए कि देखिए कितना बड़ा पत्थरों का जखीरा मदरसा के ऊपर था। और ये पहली बार नहीं है, जैसे अहमदाबाद में रथ यात्रा निकलती है तो पुलिस ड्रोन से एक सर्वे करती है कि रथ यात्रा के रूट के दोनों तरफ जो घर है, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, जो भी घर है मुस्लिम इलाके में, तो उनके ऊपर कहीं पत्थर तो नहीं रखे हुए हैं। तो उसका ड्रोन से सर्वे पूरा रूट का किया जाता है। खैर इतने सारे गणेश प्रोसेशन, रामनवमी प्रोसेशन पूरे गुजरात में निकलते हैं, तो हर जगह तो ड्रोन से सर्वे पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन आप जैसे ठासरा जैसी जगह में कोई प्रोसेशन निकल रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ की पुलिस इतनी इक्विप्ड नहीं है, और वहाँ पे कोई हिस्ट्री भी ना हो अगर कॉम्युनल क्लैश की, तो पुलिस वो सर्वे नहीं कर पाती है। लेकिन ये चीज है कि ये कई सारे केसेस में, राइट्स के केसेस में जब पुलिस ने तपास की तब ये मिला हुआ है। दिल्ली में तो आप जानते हैं कि जो राइट्स हुआ था जब ट्रंप की यहाँ पे विजिट हुई थी, और तभी राइट्स किए गए थे दिल्ली में, जिससे भारत का काफी बुरा दिखे। और तब जो छत पे पत्रकार लोग जब राइट के बाद गए तो वहां पे तो बाकायदा वो जो बड़ी बड़ी गिलोल होती है, जो दूर दूर तक एसिड वाले बल्ब और आग लगाई हुई चीज फेंक सके, ये भी वहां पे, जिसको पत्रकार कॉमन लैंग्वेज में रॉकेट लॉन्चर कहते थे, वो भी वहां पे मिले थे। और इसकी वजह से काफी गाड़ियों को आग लगी थी दूर दूर तक, क्योंकि वो लोग गिलोल की तरह उसको फेंकते थे। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइज होने का इशारा करती ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप अगर उस इसका इलाज कहे तो देखिए, एक तो होता है जुडिशियल इलाज, यानी कायदे के मुताबिक इलाज, और दूसरा जो जुडिशियल नहीं है, तो आप देखिए पिछले साल नवरात्रि में जो विलेज था उंडेला विलेज, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो उसमें नवरात्रि में गरबा गाने वाले गांव के लोग जो थे उन पे स्टोन पेल्टिंग किया गया मुस्लिम्स के द्वारा। तो फिर उनको पकड़ा पुलिस ने, और उसके बाद उनको पब्लिकली मारा, यानी जिसको हम पब्लिक फ्लॉगिंग कहा जाता है, उनको काफी पीटा पुलिस ने, उसका वीडियो भी निकला। अब क्या हुआ है कि उसे डर तो बैठ गया लोकल मुस्लिम्स में कि इस तरह से हिंदुओं के त्योहार में छेड़खानी कर रहा है, पत्थर मारना, जहाँ पे महिला और बच्चे भी है, उन पर पत्थर मारना हिंदू त्योहार के दिन, तो वो उसका रिपरकेशन ऐसा आ सकता है कि हमको इस तरह से मारेंगे पब्लिक में। तो वो तो पुलिस ने अपना तीसरी आंख पुलिस ने दिखाई। लेकिन अब वो सारे पुलिस वाले अक्यूज बन गए हैं जिन्होंने ये मारा ये कुछ मिनटों के लिए, और उसकी वीडियो बनी।
तो वो सारे पुलिस वाले, और तब लोगों ने पुलिस की जय भी बुलाई, जहाँ वहाँ के जो लोग जो पीड़ित लोग थे, हिंदू थे, उन्होंने। अब वो सारे कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि पब्लिक फ्लॉगिंग पर हाई कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, कोर्ट ने संज्ञान ले लिया, तो अब उन पे काम चल रहा है, तो उनको सजा भी हो सकती है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट था। और जुडिशियल में ये है कि स्टोन पेल्टिंग पे जो हमारे कायदे हैं वो इजराइल जैसे सख्त नहीं है। जैसे इजराइल में ये है कि स्टोन पेल्टिंग अगर आप किसी ह्यूमन पे करते हैं, क्योंकि वहां पे तो गाड़ी पे भी स्टोन पेल्टिंग काफी करते हैं पैलेस्टाइन के लड़के, तो दो लॉ में दो जिक्र है कि मिनिमम तो आपको पनिशमेंट 4 साल की होगी अगर आप ह्यूमन पे पत्थर मारते हैं तो, और मैक्सिमम पनिशमेंट उसमें 20 साल तक की है। तो पत्थर मारने पे आपको जिस जिस एक वर्ड में जिसको कहूँगा कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज द मेन वर्ड, दैट इज द की वर्ड। कॉन्सिक्वेंसेस ये है कि पत्थर मारने पर आपको 4 साल मिनिमम सजा होगी, 20 साल की मैक्सिमम सजा होगी। तो ये एक डिटरेंट है कि भाई 4 साल के लिए मिनिमम, 20 साल के लिए मैक्सिमम आप जेल में जाएंगे अगर पत्थर फेंक रहे हैं तो ये इजराइल जैसा कुछ सख्त कानून पत्थरबाजी के लिए करना चाहिए। इसके सिवा जो घर इलीगल होते हैं, ज्यादातर ऐसे जो दंगाई होते हैं उनके घर अगर सिर्फ सरकार अगर उसकी तफ्तीश में उतरे, तो जिन घरों पे से पत्थर फेंके गए हो या जिनके घर हो पत्थर फेंकने वालों के, वो ज्यादातर इलीगल होते हैं, क्योंकि घेटों में बस्ती होती है और पॉसिबिलिटी रहती है कि ज्यादातर वहां पे इलीगल घर हो। तो इलीगल हो तो उसको बुलडोज करने का यूपी ने एक तरीका शुरू किया है, मध्य प्रदेश ने भी किया है, और इजराइल में भी ये किया गया था। इजराइल में तो शॉक ट्रीटमेंट भी देते थे, इलेक्ट्रिक शॉक देते थे, जिससे डेटरेंट बढ़े, दूसरी बार कोई और वो शॉक से मारे तो नहीं जाते थे कोई, एक लो शॉक दिया जाता था, इलेक्ट्रिक शॉक, लेकिन उससे डेटरेंट बनता था कि बड़ा कड़ा प्रावधान, बड़ी कड़ी कार्रवाई होती है। तो ये एक डेटरेंट है। लेकिन हमारा अगर आप डेटरेंट में देखें तो लॉ इसके पावरफुल होने चाहिए, पत्थरबाजी के खिलाफ काफी लंबी सजा का प्रावधान होना चाहिए। इसके साथ एक और भी चीज जुड़ी हुई है कि अगर कोई हिंदू प्रोसेशन जा रहा है, और जैसे कि आपने कहा मदरसा के छत पे पूरे पत्थर इकट्ठे किए हुए थे, तो मदरसा में से पत्थर नीचे पड़ते हैं, तो फिर जाहिर है कि जो हिंदुओं का प्रोसेशन है उसमें से भी कुछ बच्चे, कुछ यंग लोग, वो नीचे जो पत्थर पड़े हैं वो वापस ऊपर फेंकेंगे कि भाई अब हम आपको भी फेंकते हैं सामने। तो ये जो सामने जो पथराव हो जाता है एक तरफा पथराव में से, उसकी वजह से ये होता है कि क्रॉस कंप्लेंट होती है, क्रॉस एफआईआर होती है। यानी मुसलमानों ने पहले मदरसा पर से पत्थर डाले तो उन पर तो एफआईआर होगी, लेकिन फिर सामने उसके जवाब में कुछ हिंदू यूथ भी एजिटेट हो गए, उन्होंने वो जो पत्थर नीचे पड़े हैं वो नीचे से उठा के उनकी तरफ फेंके, जो कि वो सिचुएशन में होना बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है कि वो हो जाए। हाँ, और उसको सेल्फ डिफेंस भी कहा जा सकता है। हाँ, हीट ऑफ द मोमेंट में। तो फिर पत्थर तो यहाँ से भी चले तो उसके भी वीडियो बन सकते हैं और बनते हैं, और फिर क्रॉस एफआईआर हो जाती है, तो उसमें हिंदुओं के नाम भी लिखवा दिए जाते हैं 20-25। तो इसमें फिर ये होता है कि मामला क्रॉस एफआईआर में तब्दील हो जाता है, और फिर दोनों के बीच में आखिरकार समझौता हो जाता है। तो ये आपके भी 20 लोग पे एफआईआर, हमारा भी ये हो गई हीट ऑफ द मोमेंट, तो फिर उसमें समाधान हो जाता है, या फिर डाइल्यूट हो जाता है पूरा इश्यू, क्योंकि दोनों तरफ ये हो गया। तो फायर फाइटर और आग लगाने वाला और आग बुझाने वाला या आग के सामने लड़ने वाला, वो सब एक ही वो पल्ले में आ जाते हैं, और फिर सबके सामने काम चलता है। तो ये एक इसमें लूप होल है। इसके सिवा वो स्थानिक बिजली बंद कर देनी, पानी बंद कर देना, इलीगल मकान है तो वो तोड़ देना, ये सब तो लोकल लेवल पे हो सकता है, लेकिन ये कायदे से तो नहीं हो सकता। तो और अगर कायदे के बाहर जाओ तो आप पे ही पुलिस वाले ही फंस जाते हैं, फिर ज़्यादा डेयरिंग दिखाए डेटरेंट के लिए। तो ये एक सिचुएशन है जिसका कोई हल निकालना पड़े कि कायदे जरा ज़्यादा स्ट्रिक्ट करने चाहिए, और ऐसी क्रॉस एफआईआर की सूरत में भी क्या हो, क्या बिजली काट सकते हैं, क्या मकान गिरा सकते हैं इलीगल है तो वो तो गिरा ही सकते हैं एग्जिस्टिंग कायदों से भी, क्या पानी का कनेक्शन काट सकते हैं, ये सब एक्सप्लोर करना चाहिए। इसके साथ एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो गुजराती मुस्लिम्स है, जैसे खोजा है, वोरा है, वो कभी भी ये पत्थरबाजी में नहीं होते, कभी भी राइटिंग में नहीं होते,
बड़ा घुल-मिल के शांति से रहते हैं। तो ये जो जहाँ पे भी पत्थरमारी हो, वहाँ से बड़े पैमाने पे तड़ीपारी करनी चाहिए। उन जिलों में से या पूरे स्टेट में से इनको 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए जो भी है, अगर कायदे में नहीं है तो कायदा बदलिए, नया कायदा लाइए। आखिरकार तो एक सरकार हम चुनते हैं तो लॉ मेकर्स चुनते हैं। उनका काम ही है कि प्रो पीपल कायदे बनाएँ। तो अगर ये सिचुएशन है, तो आप इनको तड़ीपारी का कायदा ज़्यादा मजबूत कीजिए और जो भी ये रायटर्स हैं, उन सबको फटाफट से तड़ीपार कीजिए, पूरे राज्य में से तड़ीपार कीजिए। देखिए दुबई में आज क्यों सब बकरी की तरह रहते हैं, शांति से क्यों रहते हैं? यहाँ से भी तो काफ़ी मुसलमान वहाँ पे गए हैं। सब शांति से इसलिए रहते हैं कि अगर वहाँ पे ज़रा भी चूँ या चा की दुबई में, तो आपको किसी को सिटीज़नशिप तो वो देते नहीं है। तो वहाँ से आपको डिपोर्ट कर देंगे फौरन, आप ज़रा भी लाइन किसी रूल की क्रॉस की तो। तो गुजरात में जो ट्रेन भर-भर के इन्फ्लक्स आ रहा है बंगाल से, बिहार से, महाराष्ट्र से, अ ये रायटर्स इनमें से जो है, जो एंटी सोशल्स है उनमें से, तो उनके लिए तो ये होना चाहिए कि पूरे गुजरात में से तड़ीपारी और लंबे समय के लिए तड़ीपारी। एक तरह का हम डिपोर्टेशन तो नहीं कह सकते, हम कोई अलग मुल्क नहीं है, यहाँ कोई वीज़ा या पासपोर्ट भी नहीं लगता है। बट ऐसे एंटी सोशल जो लो क्वालिटी लोग, जो क्वालिटी ऐड करते हैं राज्य में, शांति से रहते हैं उनकी बात नहीं है। लेकिन जो क्वालिटी खुद की तो नीची है, राज्य के भी नीची ले जाते हैं। जो शांति है उसमें खलेल पहुँचाते हैं। उन सबको तो लंबे समय तक तड़ीपारी करनी चाहिए। इसके लिए कोई लॉ में कोई ट्विकिंग की ज़रूरत है, तो वो भी करना चाहिए। लेकिन ये भी एक उपाय है। तो काफ़ी सारे ये उपाय हैं जिस पे फ़ोकस करना चाहिए, लेकिन बेसिक चीज़ है कॉन्सिक्वेंसेस। जहाँ पे भी कॉन्सिक्वेंसेस स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे ये ये चीज़ नहीं करते एंटी सोशल एलिमेंट्स। थैंक यू वेरी मच सर, आपके साथ एक अच्छा खासा बातचीत हुई जिसमें हमने कारण से लेके कॉन्सिक्वेंसेस तक पे बात करी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस सर। थैंक यू फॉर हैविंग मी।